Hello everyone, welcome to the Chanakya batch for skill development and vocational training. आज हम लेक्चर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 9 तक हमने 1950 में जो ITI ओपन होती हैं वो सब कवर किया। 1950 टू 53 में इसके बाद एक्चुअली हम वोकेशनल एजुकेशन के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और उसमें हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि 1950 में डिफरेंट ITIs 50 ITIs के अराउंड ओपन होती हैं पूरे इंडिया में इन डिफरेंट स्टेट्स। इसके बाद जो मेजर चेंज आता है एवोल्यूशन में रिकमेंडेशंस आती है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की आती है, वो 1950 टू 53। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसे कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स उन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सबसे पहले ये रिकमेंड करती है, इसमें क्या क्या इसके रिकमेंडेशंस होते हैं वो देखते हैं। ये डाइवर्सिफाइड कोर्सेज इन मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात करती है। ये कहती है कि जो अभी तक जो स्कूल सिस्टम चला रहा है उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करा जाए। डाइवर्सिफाइड स्कूल्स डाइवर्सिफाइज courses in multi-purpose schools। मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात होती है। मल्टी स्कूल जैसे अब स्कूल देख रहे हैं हम, आपको एकेडमिक पढ़ा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि उन कोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो, फिर सिर्फ एकेडमिक्स की बात मत करो और एकेडमिक्स में भी अगर करो तो उनको डाइवर्सिफाई करो। जैसे कि आज के टाइम पे अगर स्कूल्स में जाएंगे तो आर्ट्स बैकग्राउंड मिलेगा आपको, आपको साइंस मिलेगा, आपको साइंस में भी आपको PCM हो गया, बायो हो गया, कॉमर्स हो गया, इस तरह जैसे अगर लड़कियों के लिए होम साइंस हो गया। तो ये डाइवर्सिफाइज हो गए कोर्सेज। अब मल्टीपर्पज स्कूल्स का मतलब हो गया कि वो सिर्फ एकेडमिक को फोकस ना करें, वोकेशनल को भी फोकस करें। तो क्वेश्चन आता है कि मल्टीपर्पज स्कूल कौन रिकमेंड करता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो होती है वो रिकमेंड करती है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल्स को मल्टीपर्पज स्कूल्स करा जाए। वो यूनिलेटरल स्कूल्स की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि यूनिलेटरल स्कूल्स भी हों और यूनिलेटरल स्कूल्स में कुछ स्कूल्स ऐसे हों जो स्पेसिफिकली उसी चीज के लिए बने हों। जैसे कि वोकेशनल के लिए अगर हम स्पेसिफिकल स्कूल्स की बात करें तो जो ITIs हैं वो यूनिलेटरल स्कूल्स की भी बात कर रहे हैं। और या फिर कोर एकेडमिक की बात करें तो जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हो गए, आपके जूनियर हाई स्कूल्स हो गए, इस तरह के जो स्कूल्स हैं वो यूनिलेटरल स्कूल्स हैं। तो वो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मल्टीपर्पज स्कूल्स को भी ओपन करो बट यूनिलेटरल भी होना चाहिए, क्योंकि यूनिलेटरल में वो स्पेशलिटी नहीं मल्टीपर्पज में वो स्पेशलिटी नहीं मिल पाएगी, इसलिए यूनिलेटरल स्कूल्स भी होने चाहिए। इसके बाद यही वो कमीशन है जो सबसे पहले रिकमेंड करती है अप्रेंटिसशिप के लिए। जो अप्रेंटिसशिप फर्स्ट रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अप्रेंटिसशिप जो कंसेप्ट अभी चल रहा है मार्केट में वो किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? तो सबसे पहले रिकमेंडेशंस आती है इसी की। और ये क्या कहते हैं, एक्चुअली अप्रेंटिसशिप है क्या? इसमें ये भी ट्रेनिंग ही है बट ये ट्रेनिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और जो बंदा जैसे ITI में जो स्टूडेंट होगा उसको ट्रेनी बोलेंगे और अप्रेंटिसशिप करने वाले ट्रेनी को हम अप्रेंटिस बोलते हैं। अप्रेंटिस ये जो ट्रेनी से ऊपर वाली कहानी है और ऑन जॉब रोल उससे नीचे की कहानी है। ये बेसिकली ये देखा गया कि जो इंडस्ट्री को जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने अप्रेंटिस रखे और उनको ट्रेन कर ले। उसमें गवर्नमेंट अब ये चीजें स्कीम इसी के बेसिस पे आगे इसको, और ये भी कहता है कि सिर्फ इसको इस स्कीम को इसी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये भी रिकमेंड करती है कि अप्रेंटिसशिप को बाइंडिंग किया जाए, मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू इसको इलेक्ट किया जाए, लेजिस्लेशन के थ्रू इलेक्ट किया जाए।
तो इसी की रिकमेंडेशन के बाद 1961 में एक्ट आता है जिससे इसको पार्लियामेंट से पास किया जाता है, जो बाइंडिंग हो जाता है इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज को बाइंडिंग नहीं होगा तो हर इंडस्ट्री अप्रेंटिस नहीं रख पाएगी। तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स बनाए गए कि किस इंडस्ट्री को कितने अप्रेंटिस रखने होंगे, कितना स्टाइपेंड देना होगा, क्या क्या उसके प्रोविजंस होंगे, क्या क्या बग्स होंगे, वो सारी चीज उसमें डिस्क्राइब है। टाइम बाय टाइम ये अमेंड भी होता रहा, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अप्रेंटिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक या दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये आज के टाइम पे हॉट टॉपिक है अप्रेंटिस। आगे फिर मेजर चीजें अगर हम अपने इसमें बात करें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, तो उसने सबसे पहले मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात करी, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज की बात करी, और उन्होंने ये भी बोला कि यूनिलेटरल स्कूल्स होने चाहिए, जैसे स्पेसिफिकली जिससे हमें वोकेशनल ट्रेनिंग मिल पाए, जैसे आईटीआईज होते हैं। और यही वो कमीशन है जिसने अप्रेंटिसशिप फर्स्ट रिकमेंड किया कि अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज ही अपने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराए और उन ट्रेनिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अप्रेंटिस बोला जाएगा। और उसके लिए लेजिस्लेशन भी पास होना चाहिए पार्लियामेंट, जिससे वो बाइंडिंग हो जाए। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसमें 1958 में क्या होता है, इवनिंग क्लासेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। एक्चुअली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए दिक्कत ये आ रही थी कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना है तो उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो आईटीआई वगैरह में इनरोल कर पाए, क्योंकि जो आपके ऑफिस आवर्स होते हैं वो जनरली 8 to 6 होते हैं वर्कर्स के लिए, या 9 to 6 होते हैं, और यही टाइम होता है आईटीआईज के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जो शाम की क्लासेस जैसे 7 to 9 या 7 to 8 इस तरह की क्लासेस स्टार्ट कर दी इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स में, जो क्लस्टर्स में, जो इंडस्ट्रीज के क्लस्टर्स के पास जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे उनमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अपग्रेडेशन के लिए इवनिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो 1958 में ये सबसे पहले काम होता है। ये नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग कोर्सेज डिजाइन करके इवनिंग क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अब 1959 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम स्टार्ट होती है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम में वही होता है कि एवरी इंडस्ट्री हैज टू हायर द अप्रेंटिस, और उनके नंबर सब कुछ ये डिफाइन किए गए यहाँ पे। तो ये स्कीम के थ्रू आया ये, बट यहाँ ये बाइंडिंग नहीं था, तो इंडस्ट्री ने इसको सही से फॉलो नहीं किया। इसके बाद फिर ये 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, और ये फिर इंडस्ट्रीज के लिए बाइंडिंग हो गया। अगर जो इसको रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उस पर पेनल्टीज लगेंगी, और वो पेनल्टीज भी डिफाइन की गई। तो ये अप्रेंटिसशिप एक्ट, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। 1961 में ही 6 CTIs ओपन किए गए। CTIs हम देख चुके हैं, द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। बेसिकली दीज आर द इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्टर्स। जो इसके टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ITIs वगैरह के, उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो 6 CTIs ओपन किए गए। इनका नाम अगर ऐसे याद रखें, नंबर ऐसे याद रख लीजिए। एक है आपका मुंबई में ओपन हुआ, एक आपका हैदराबाद में ओपन हुआ, एक आपका कानपुर में ओपन हुआ, एक आपका लुधियाना में ओपन हुआ, एक आपका कैलकाटा में ओपन हुआ, एंड 6th वन आपका चेन्नई में ओपन हुआ। ये 6 CTIs ओपन किए गए 1961 में, क्योंकि अब ITIs ओपन हो गए थे और ITIs का नंबर ऑफ ITIs बढ़ने लगे थे एज पर द डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, तो स्किल्ड वर्कर्स की नीड हो रही थी। तो स्किल्ड वर्कर्स की नीड हो रही है, ITIs ओपन होंगे तो उसके लिए पहले CTI ओपन करने पड़ेंगे। तो 6 न्यू CTIs ओपन हुए, एक मुंबई, एक हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना, कैलकाटा एंड चेन्नई। ये 6 जगह आपके CTIs ओपन हुए। आगे चलते हैं। 1964-66 में कोठारी कमीशन आता है।
तो कोठारी कमीशंस में क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, मेजरली इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें। इन्होंने एजुकेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया। इन्होंने बोला कि वर्क एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे। इन्होंने बोला वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। और दूसरा इन्होंने मेजर रिकमेंडेशन दिया वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल। दो मेजर चीजें कही गई। अब ये क्या चीज है, वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क इन स्कूल्स, इन होम्स और इन वर्कशॉप। मतलब जो एजुकेशन हो रही है सिंपल एकेडमिक एजुकेशन नहीं हो रही है, उसमें आपके उनको भी ट्रीट किया जा रहा है। जैसे आज के टाइम पे प्रैक्टिकल्स थ्योरी के साथ करे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा कि जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, ये आपका कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी हो सकता है, ये आपके घर पे भी हो सकता है, ये आपके इंडस्ट्री वर्कशॉप में हो सकता है, उसको भी एजुकेशन में इनकलकेट किया जाए। तो इनका मेन इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये, द पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क इन स्कूल, कॉलेजेस, होम एंड वर्कशॉप, उसको कंसीडर करेंगे। जो पार्टिसिपेशन किया जा रहा है प्रोडक्टिव वर्क में स्कूल, कॉलेजेस में, होम में और वर्कशॉप में, उसको हम एजुकेशन के साथ इनकलकेट करेंगे। ये इनका मेन मोटिव था। तो इससे होगा क्या, इट विल हेल्प टू रिलेट एजुकेशन टू लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी। मीन्स जैसे रोड लर्निंग हो रही है, सिर्फ उसी रोड लर्निंग के बाद एकेडमिक स्ट्रॉन्ग, अच्छे मार्क्स, वही एक मेन एजेंडा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट एजुकेशन का मेन पर्पज है कि लाइफ इंप्रूव हो, लाइफ में कुछ एडवांसमेंट हो। तो वो कब होगा, जब आपका प्रोडक्टिव वर्क होगा, फील्ड में प्रोडक्टिव वर्क होगा। तो इनका कहने का मतलब था, अगर जब हम वर्क एक्सपीरियंस को एजुकेशन के साथ काउंट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा टू रिलेट एजुकेशन टू द लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन का एक्चुअल मीन जो होगा उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। और फर्दर इनका कहना था कि ये इट विल हेल्प द एंट्री ऑफ यूथ into the world of work, into the world of work। तो ये आपका कोठारी कमीशन का वर्क एक्सपीरियंस, पहले दो चीजें, दो रिकमेंडेशन भेजी। इन्होंने बोला कि वर्क एक्सपीरियंस को वो करिए, वर्क एक्सपीरियंस को इंटीग्रल पार्ट बनाइए ऑल एजुकेशन का। और दूसरा इन्होंने बोला कि वोकेशनल एजुकेशन एट स्कूल लेवल। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, इससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग एजुकेशन इनटू क्लोजर रिलेशनशिप विद प्रोडक्टिविटी, क्लोजर रिलेशनशिप विद प्रोडक्टिविटी। मीन्स प्रोडक्टिव वर्क होगा अल्टीमेटली। जब स्कूल में अभी तक यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की काउंट, स्कूल के साथ साथ वोकेशनलाइजेशन भी हो, कुछ ऐसे कोर्सेज चले जो इंडस्ट्रीज में है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे अब 12th के बाद जो एक वर्कर 12th पास करने के बाद जो वर्कर इंडस्ट्री में जा रहा है वो सिंपल स्कूलिंग के बाद जा रहा है, और एक 12th ऐसा पास कर रहा है जो बच्चा ऐसे स्कूल से पास कर रहा है जहाँ पे वोकेशनलाइज कोर्सेज चल रहे हैं। तो दोनों के प्रोडक्टिव में डिफरेंस आएगा। तो इन्होंने कहा कि जब बच्चे उनको लेबर में जाना है तो क्यों ना कहीं वोकेशनल स्कूलिंग के साथ ही वोकेशनल एजुकेशन हो जाए। और ये क्या कहते हैं, ये भी रिकमेंड करता है कि रिकमेंड ए फार ग्रेटर
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेस एट हायर सेकेंडरी लेवल। मीन्स जो वोकेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो कर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कोर्सेज होना चाहिए। कोई एक या दो स्ट्रीम पे फोकस ना करें सिर्फ। जैसे हम मान चलो इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं या सिर्फ फिटर की बात कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। तो लार्ज डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए एज पर द इंडस्ट्री नीड, एज पर द क्लस्टर नीड। जहां पे स्कूल लोकेट है वहां के आसपास इंडस्ट्री क्लस्टर्स होंगे, उनको क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ही वो डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए कोर्सेज को। ये कोठारी कमीशन का वोकेशनल एजुकेशन की फील्ड में 2 मेजर रिकमेंडेशंस थे। ये हम आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 1972 में। तो 1972 में वोकेशनल एजुकेशन के फील्ड में मेजर काम ये होता है कि फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया जाता है बेंगलोर में। अब फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, पहले आपको फोरमैन को समझना होगा। ये फोरमैन क्या है, मैंने स्ट्रक्चर बताया था आईटीआईज का। तो टॉप पे इधर प्रिंसिपल होता है और फिर इसके बाद आपका फोरमैन होते हैं, फिर बाद में आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो प्रिंसिपल का काम मैनेजरियल काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, और ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। जनरली करने को तो करते हैं बट मेजर काम ये फोरमैन्स के थ्रू कराता है। हर आईटीआईज में डिपेंड अपॉन द स्टाफ स्ट्रेंथ और स्टूडेंट स्ट्रेंथ 2 से 3, 4, 5 फोरमैन मिल जाते हैं। वो फोरमैन एलोकेट कर दिए जाते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स को, और जो भी कुछ मैसेज या इंफॉर्मेशन कन्वे करवानी होती है प्रिंसिपल को, वो इन फोरमैन के थ्रू इंस्ट्रक्टर्स को कन्वे कराता है। तो फोरमैन भी एक कह सकते हैं काइंड ऑफ मैनेजरियल वो है, और ये फोरमैन बेसिकली इंस्ट्रक्टर्स ही प्रमोट होते हैं। आफ्टर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 15 to 20 years एज अ इंस्ट्रक्टर, दे विल बी प्रमोटेड एज अ फोरमैन। और फोरमैन को उस बेसिक जो इसके नुएंसेस होते हैं सब उनकी आइडिया होता है कि क्या क्या नीड होती है एट द ग्राउंड, तो वो उनको इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो फोरमैन ट्रेनिंग, और उनकी भी फिर ट्रेनिंग कराई जाएगी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दोनों चीजें देखनी है, एक टेक्निकल चीज भी देखनी है और मैनेजरियल चीज भी देखनी है, लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रक्टर। तो इनके लिए सबसे पहले बेंगलोर में 1972 में ओपन किया गया इनकी ट्रेनिंग के लिए। कि जब इनको ये सब पावर, ये सब काम करना है, इनको टेक्निकल, कभी कभी इंस्ट्रक्टर्स नहीं है तो इनको क्लासेस भी लेनी है, कभी कभी प्रिंसिपल नहीं है तो एज ए प्रिंसिपल का भी काम देखना है। तो इनका मेजर दोनों तरह का काम रहेगा। तो बेंगलोर में 1972 में सबसे पहले फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया जाता है। 1974 में फर्स्ट एटीआई ईपीआई हैदराबाद में ओपन होता है। तो मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में 6 जो न्यू सीटीआई ओपन हुए थे उनमें से एक हैदराबाद में भी था। तो पहले इसका नाम सीटीआई हुआ करता था, सीटीआई क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बट इसको इन्होंने एटीआई में कन्वर्ट किया। फर्स्ट एटीआई क्या है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। ईपीआई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका क्या मतलब हो जाता है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका क्या काम है, मेजरली ये क्यों ओपन किया गया, ये डेडिकेटेड काम के लिए। अल्टीमेटली जो सीटीआई जो थे वो सारी ट्रेड्स की ट्रेनिंग करवा रहे थे, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर ट्रेड को लेके नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि एक क्लस्टर टाइप का डेवलप किया। एक वहां पे जो अगर हम क्लस्टर देख रहे थे तो वो प्रोसेस इंडस्ट्रीज बहुत सारी थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बहुत सारी थी। तो उन्होंने सोचा कि सीटीआई को हम एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टास्क देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसको एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब ये हो गया कि अब जो वर्कर्स हैं ये बेसिकली उन वर्कर्स को डील करेगा जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्कर्स हैं और उनको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड के वर्कर्स हैं, तो उनको अपग्रेड कराने के लिए एक डेडिकेटेडली टेलर मेड कोर्सेज चलाए जाएंगे। 1 वीक, 2 वीक, 6 वीक, 5 वीक, इस तरह के जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे चलाए जाएंगे।
जिससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी जो हमारा स्किल्ड मैन पावर है उसको अपग्रेड किया जा सके। तो ये किसका आइडिया था, ये किसकी कॉपरेशन से ओपन हुए, तो ये आपका ये स्वीडिश SIDA, सीडा एंड ILO, ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्होंने हेल्प की टू इंस्टॉल फर्स्ट ATI इन द हैदराबाद। किस फील्ड में था वो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड में 1974 में ओपन हुआ। और सीडा की अगर हम बात करें, स्वीडिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये फर्स्ट ATI was established in Hyderabad in which year, 1974, by in the cooperation of which two international organizations, ILO and SIDA। तो ये इन द फील्ड ऑफ प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। आगे ये ही मेजर चीजें हैं इसमें, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। 1976 में क्या होता है, NCERT डॉक्यूमेंट ऑन हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन। तो NCERT एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है ऑन हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करती है और फिर उसके रिकमेंडेशंस देती है कि कैसे चीज़ों को सही किया जाए। तो पहले उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि क्या बताते हैं। ये कहते हैं कि जो एक लॉन्ग और डिफिकल्ट ट्रांजिशन बिटवीन एक्सेप्टिंग दिस प्रिंसिपल, जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेड इन द प्रैक्टिस, ये एक डिफिकल्ट ट्रांजिशन है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन, डिफिकल्ट ट्रांजिशन, जिसको इंप्लीमेंट करना टफ है। क्या डिफिकल्ट ट्रांजिशन है कि जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन। डिफिकल्ट ट्रांजिशन क्यों है, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना एक टफ प्रोसेस है। अब टफ प्रोसेस किस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ कुछ चीजों की कमी है, तो उसकी वजह से ये टफ हो जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि एजुकेशन एक डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है और वोकेशनलाइजेशन वो डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है। सबसे पहली दिक्कत तो इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन की नीड हो रही है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी में ये सबसे पहले हर्डल आ रहा है कि एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री से कोऑपरेट नहीं कर पा रही, इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन की नीड है। तो अब एक्चुअली उन्होंने ये बोलते हैं कि नॉट ओनली इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कंटेंट्स इन एजुकेशन रिक्वायर्ड बट आल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन एजुकेशन अदर सेक्टर्स। तो ये क्या कहते हैं कि इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत होगी एंड जो कंटेंट्स हैं, कोर्स कंटेंट, उनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। तो ये सब प्रॉब्लम से देखते हैं कि कंटेंट बड़े पुराने टाइम के चले चले आ रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग कंटेंट अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वो भी अपग्रेड करने की जरूरत है। तो ये सब प्रॉब्लम उन्होंने देखी, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भेजी। ये रिकमेंडेशंस अगर जाए तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इंटर मिनिस्ट्री। इंटर मिनिस्ट्री का क्या कहने का मतलब ये हो गया कि स्कूल वाला बच्चा वोकेशनल में एंट्री मार सकता है और वोकेशनल वाला बच्चा स्कूल में एंट्री मार सकता है। मींस एक एंट्री एग्जिट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि स्कूल 8 कर रहा है बच्चा, तो उसने वोकेशनल में एंट्री कर ली, फिर वोकेशनल कोर्सेज 2 साल करने के बाद फिर वो 11th में आ गया, फिर 11th 12th तो उसने स्कूलिंग से कर लिया। इस तरह का कुछ सिस्टम बनना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑप्शंस की। और रिकमेंडेशंस इनकी क्या रही, इन्होंने बोला कि टीचर्स के
ट्रेनिंग्स की बात की, इन्होंने इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स के इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग की बात की कि मोर फोकस करना चाहिए इनकी ट्रेनिंग पे। अगर ये अच्छे से इनकी ट्रेनिंग होगी तभी ये सही से डिलीवर कर पाएंगे चीजों को और सही स्किल्ड वर्कफोर्स हमें मिल पाएगा। आगे इन्होंने बोला चेंज ओवर वन स्ट्रीम टू अनदर, ये भी होना चाहिए, चेंज ओवर वन स्ट्रीम टू अनदर। कहने का मतलब क्या होगा, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लेता है तो अगर सेकेंड ईयर में वो चाहे तो इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट पढ़ सके। जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में 2020 में जो चीज रिकमेंडेशंस वो करीब 1950 से चली आ रही हैं, वो अब जाके इंप्लीमेंट हुई हैं। तो ये विजन जो क्लियर था, लोगों को आइडिया था कि ऐसे होना है, बट चीजें वो विल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी कि उन चीजों को इस तरह से मैनिपुलेट कर पाए या चीजों को चेंज कर पाए, कि एजुकेशन में बहुत बड़ा ध्यान था नहीं। और अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, देखिए कब तक चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। आइडिया बड़ा नोवल है, बड़ा यूनिक है। आगे हम चलते हैं, 1977 में एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम आती है, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम इन 1977। इसमें ये लॉन्च किसके द्वारा की जाती है, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये वोकेशनल एजुकेशन को देखती थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये तो 2015 की पैदाइश है, ये तो बड़ी अभी ओरिजिन हुआ है इसका 6-7-8 साल पहले। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंडर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ये सब देखता था, इसने लॉन्च की। और इन एक्सटर्नल एसोसिएशन ऑफ यूएनडीपी, ILO एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये ही यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे कि अगर ये एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम कौन सी ईयर में आती है, 1977 में आती है। कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किसके साथ मिलके ये चीजें लॉन्च की जाती हैं, 3 एक्सटर्नल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंट करता है, ये पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं किस तरह से चीजें वो होंगी, गो थ्रू होंगी। तो नेक्स्ट ये कहां पे लॉन्च होती हैं, एट 6 CTIs, जिनको बाद में ATIs बना दिया गया। ATIs, इसी के बाद इनको ATIs बना दिया गया। एंड 16 ITIs in different states, in different states। 6 CTIs अभी मैंने बताया क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। इसी एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद उनको कन्वर्ट करके बोल दिया गया कि ये ATIs है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। CTI को क्या बोल दिया गया, ये अब ATI है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और 16 ITIs में भी ये चीज स्कीम ओपन हुई, स्टार्ट हुई। आज के टाइम पे इन्हीं ATIs को NSTI बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाने के लिए। अब जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स थे उन सबको NSTI बोला जाता है फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नाम डिफरेंट थे, कहीं उन्हें कोई CTI बोल रहा था, कहीं ATI बोल रहा था, कहीं कुछ और नाम थे उनके पर्टिकुलर, किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर कुछ नाम थे। तो उनको सबको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाने के लिए NSTI बोल दिया गया है फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। तो ये हम आगे जो मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे उसमें चीजों को जानेंगे। अब ये बेसिकली है क्या, ये इसका पर्पज क्या था, ये टू अपग्रेड एंड अपडेट द स्किल्स of serving industrial workers।
सर्विंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्कर, जैसे हमने अभी देखा कि इससे पहले जो 1974 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो इंस्टीट्यूट था हैदराबाद में ओपन हुआ, उसमें भी यही पर्पज था। तो एटीआई का पर्पज ये है टू अपग्रेड एंड अपडेट द स्किल्स ऑफ सर्विंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो जो उनकी अब तक की जो हो रही है, अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो उनको अपडेट किया जाए, उसमें एक 6 वीक्स टेलर मेड कोर्सेज चलाए जाए। तो ये कैसे करेंगे? ट्रेनिंग इन सेलेक्टेड एरियाज, ट्रेनिंग इन सेलेक्टेड skill areas is being imparted through short term modular courses, short term modular courses of 1 week to 6 week duration। मीन्स टेलर मेड कोर्सेज, जो कस्टमाइज कोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, वो सब ओपन किए जाएंगे। वो बेसिकली ये किसको फोकस करती है? ये भी है कि जो एरिया है, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का जो एरिया है, वो किसके लिए है, वो किसको फोकस करना चाह रहे हैं? सर्विंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और ये क्या करेंगे? जो स्किल्ड एरिया है, जो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वो टेलर मेड कोर्सेज वहां पे चलाएंगे, जिससे कि उनका अपग्रेड हो सके और वो आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये चीजें 1977 में होती हैं। अब अगला जो स्टेप्स होता है, मेजर स्टेप 1977 में ही होता है, वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वो कुछ रिकमेंड करता है कि क्या करना चाहिए आगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये हेड कौन करता है इसको, चेयरमैन कौन होता है इसका? हेडेड बाई पी सब नयनम पी सब नयगम। और ये कंस्टिट्यूट किससे करी जाती है? कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये रिकमेंड क्या करती है? मेजर रिकमेंडेशन। ऐसे रिकमेंडेशन तो बहुत होती हैं, पर जो मेजर रिकमेंडेशन हमारे इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। सेटिंग अप ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अप ए नेशनल काउंसिल ऑफ vocational education and training with corresponding state councils। जो भी एनसीवीटी एससीवीटी का जो कंसेप्ट है, जो रिकमेंडेशंस है, सबसे पहले इनका जो वोकेशनल एजुकेशन की फील्ड में जो सेटिंग अप जो एनसी वीईटी और बेसिकली ये एनसीवीईटी एंड एससीवीईटी की बात हो रही है। तो ये काउंसिल जो सेटअप हुई किसकी रिकमेंडेशंस के बाद? द वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनल एजुकेशन 1977 हेडेड बाय पी सब नयगम। तो उसके चेयरमैन कौन थे? वो कौन सी ईयर में सेट हुआ, कौन सी ईयर में वो ग्रुप बना, और क्या क्या उसकी रिकमेंडेशंस थी, ये ही मेजर इंपॉर्टेंट है। तो किस रिकमेंडेशंस के बाद एनएसवीईटी की एस्टेब्लिशमेंट होता है? तो वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनल एजुकेशन 1977। आगे चलते हैं। 1985 में भी नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनल एजुकेशन, अगेन ये ग्रुप फॉर्म होता है। ये भी कुछ स्टडी करता है और कुछ रिकमेंडेशंस भेजता है। तो हम एक के बाद एक चीजों को देखते हैं। सबसे पहले ये हेडेड बाय कुलंद स्वामी। कुलंद स्वामी
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके चेयरमैन कौन थे या हेड कौन थे? इन जो नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑफ ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो 1988-85 में फॉर्म होता है, उसके चेयरमैन थे कुलेंद्र स्वामी। यही इन्होंने वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की डिफाइन भी किया था, जो हम पहले देख चुके हैं। और ये क्या करते हैं? एक्सटेंसिव रिव्यू करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को। इनका जो एम क्या है? एक्सटेंसिव रिव्यू ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो रिव्यू करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी उन्हें। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम मिलती है, क्या दिक्कत आती है कि जो वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है ये वीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो नहीं पाया है, वीक रहा है। तो उसके वीक रहने के रीजन क्या दिए इन्होंने बोले कि ये वीक रहने का रीजन रहा है इनएडिक्वेट रिसोर्सेस, बजट की कमी, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड टैक्स, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। और तीसरा इन्होंने जो रीजन दिया, इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग। ये वोकेशनल एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उसके लिए इन्होंने बोला कि इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, जो बजट फंड जो जनरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो कम है। और प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज की कमी है, इनएडिक्वेट टीचर्स ट्रेनिंग की कमी है। तो ये प्रॉब्लम्स रही। इन्होंने फिर कुछ रिकमेंडेशंस भी, तो फिर हम इन रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं। रिकमेंडेशंस को इन्होंने बोला ये वोकेशनल उनका डिफरेंट लेवल्स पे स्टार्ट करो। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो लिंकेजेस रिक्वायर्ड among different agencies running vocational program। आगे इन्होंने ये भी बोला कि वेल नेट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए एंड लिबरल फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए। अगर रियलिटी में वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस ये दी, और इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम का वीक रहा है, उसके ये रीजन दिए। हेडेड बाय, दिस ग्रुप इज हेडेड बाय कुलेंद्र स्वामी, और ये क्या करते हैं? एक्सटेंसिव रिव्यू करते हैं वोकेशनल एजुकेशन। आगे फर्दर अगर हम देखें, 1992 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है ऑन वोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल एजुकेशन की बात हो या एजुकेशन की बात हो, ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। तो कुछ चीजें सेंटर के अंडर में आएंगी, कुछ चीजें स्टेट के अंडर में आएंगी। तो ऐसे ही फाइनेंशियल जो बजटिंग थी, उसको जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको पहले क्लियर कट डिफाइन किया गया कि कहां पे फंडिंग कहां से आएगी। तो इसमें बेसिकली ये लॉन्च की गई किससे? लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। नाम चेंज हो गया इसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया था, जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो इनका क्या कहना था? ये बेसिकली किस लिए ये स्कीम आई?
ये असिस्टेंस was to be provided to the state government and UTs under approved heads. Sharing pattern बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मीन्स जो भी स्कीम्स के कंपोनेंट है, जो पूरी स्कीम्स जो भी चल रही है वोकेशनल एजुकेशन के बीच में, उसमें जो फंडिंग है वो सेंटर और स्टेट के बीच में इस शेयरिंग पैटर्न पे रिलीज की जाएगी। तो उन्होंने बोला 3 तरह की चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट में इस फंडिंग को ब्रेक किया। पहले बोला कुछ कंपोनेंट जिसमें 100% फंडिंग फ्रॉम सेंटर। दूसरे में बोला कुछ पार्ट ऐसा जिसमें 75% फंडिंग फ्रॉम सेंटर, रेस्ट 20% फ्रॉम स्टेट। सिमिलर एक तीसरा जिसमें 50% फ्रॉम सेंटर एंड 50% फ्रॉम द स्टेट। 100% में उन्होंने क्या बोला, जो अप्रेंटिसशिप की बात हो तो सेंटर 100% सेंटर की तरफ से आएगा। आगे उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल सर्विस की बात हो, डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल सर्विस की बात हो, करिकुलम डेवलपमेंट की बात हो, टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो, इक्विपमेंट्स एंड लैब्स वर्कशॉप इंस्टॉलेशन की बात हो। इन सब चीजों के लिए जो फंडिंग है 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंटर, 75% ऑफ फंडिंग मिलेगी एक्सपेंडिचर incurred on school staff। 75% from center and 25% from the state and 50% from the center and 50% state। जब बात होगी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये 50% होगी। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो फाइनेंशियल जो बजटिंग है, सेंटर से कितना पैसा किस फील्ड में आएगा, स्टेट से कितना पैसा किस में आएगा, इसका प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपर डिफाइन कर दी जाती है ये चीजें। नेक्स्ट टॉपिक आपका 1995 में एक सिनर्जी ग्रुप स्टैब्लिश किया जाता है ऑन वोकेशनल एजुकेशन। तो अगेन ये जो ग्रुप है ये लॉन्च्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इसके जो चेयरमैन होते हैं ये हेडेड बाय डॉक्टर सैम पित्रोडा। इसका एम क्या होता है, to recommend a plan of action for better operationalization of vocational education, to recommend a plan of action for better operationalization of वोकेशनल एजुकेशन। ये इनका एम है कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रॉपरली कैसे ऑपरेशनलाइज करें, उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन, प्रिपेयर किया जाए कि कैसे कैसे चीजें वोकेशनल एजुकेशन का डेवलपमेंट हो पाए।
तो फिर इनकी कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं, स्टडी करने के बाद ये स्टडी करते हैं उसमें कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं। तो रिकमेंडेशंस इनके जो बेसिकली होते हैं, फोकस करते हैं ट्रस्ट एरियाज पे इन द फुलफिलिंग नेशनल स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एट वेरियस लेवल्स। तो उसके लिए मेजरली ये कहते हैं कि जब प्रॉपर नेशनल स्किल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्किलिंग दी जाएगी तो इससे क्या होगा, रिमूविंग मेजर जो इनकी वो है, सबसे पहले क्या करना है, रिमूविंग मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ये फोकस रहना है। डिमांड सप्लाई का मतलब यहां पे जो इंडस्ट्री को रिक्वायर है और जो इंस्टीट्यूट जनरेट कर रहे हैं उन दोनों में क्या मिसमैच है उसको रिमूव करने की बात करते हैं। दूसरा आपका अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। यो इसमें इन्होंने इंटर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के कोलैबोरेशन की बात की। एंड थर्ड एंड मेजर रिकमेंडेशंस इनका ये कहता है हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है उससे क्या क्या चेंजेस आने वाला है। तो इन्होंने बोला कीपिंग पेस विद ग्लोबलाइजेशन एंड कंस्ट्रेंट इंडक्शन ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उनके अकॉर्डिंग अपग्रेड होना है। मीन्स जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था आपका इंडिया में, देखा जाए तो 1901 में, तो उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है तो हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो अब्रॉड जा सकती है, बाहर से लोग यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन के बाद जो न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इमर्ज हुई हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें उसी के अकॉर्डिंग पेस रखना है कि जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें अपग्रेड कर सकें। तो ये सिनर्जी ग्रुप ऑफ वोकेशनल एजुकेशन 1995 में हेडेड बाय डॉक्टर सैम पित्रोड़ा, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर दिया टू प्रोटेक्शनाइज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। उसमें 3 रिकमेंडेशंस आती हैं, तो ये आपको थोड़ा देखना होगा। बाकी बचे हुए 5 से 6 टॉपिक इसके, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।